मूवी के शुरुआत में हमें एसआई सत्या को दिखाया जाता है जिसका ट्रांसफर देवापुरम गांव में हुआ है। सत्या अपने नए घर में काम वालों से अपना घर सेट करवा रहे होते हैं, लेकिन अचानक एक फूल का गुलदस्ता सत्या के बेटी के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन सीनू उस गुलदस्ते को सत्या के बेटी के ऊपर से गिरने से रोक देता है। जब काम खत्म होता है, सत्या सभी काम वालों को पैसे दे रहा होता है अपने काम के लिए, और सत्या सीनू को ज्यादा पैसे देने लगता है क्योंकि सीनू ने सत्या की बेटी की जान बचाई है। पर सीनू कहता है कि मुझे सिर्फ मेरे काम के पैसे ही चाहिए, वो मदद के पैसे नहीं लेगा। उस दिन से एसआई के नजर में सीनू अच्छा बन जाता है। एसपी एसआई को फोन करता है और वर्दा और गजापति के बारे में पूरी डिटेल्स पता करने के लिए कहता है। अब हमें वर्दा और गजापति के बारे में दिखाया जाता है। वर्दा और गजापति बचपन से बहुत क्लोज दोस्त थे और इन दोनों के फादर्स भी मरते दम तक एक दूसरे के दोस्त थे। गजापति की शादी नीलिमा से हुई है और उन लोग की शादी को काफी टाइम हो गया है, लेकिन उन्हें कोई भी बच्चा नहीं है। गजापति जमींदारों के खानदान से बिलोंग करता है, लेकिन अब उनके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बची। ऑलमोस्ट सब कुछ दान में चला गया है। अब वो गरीबी में जी रहे हैं। गजापति के पास एक ईंट का बिजनेस है और इस ईंटों को गजापति वर्दा की लॉरी से ट्रांसपोर्ट कराता है। अब हमें वर्दा के बारे में दिखाया जाता है। वर्दा की पत्नी का नाम पूर्णिमा है। इन दोनों को एक बेटा और एक बेटी है। गजापति की दादी नागरत्नम उस गांव में अमरावती के मंदिर की धर्म करता है। गजापति और वर्दा गजापति की दादी को बहुत पसंद करते हैं। अब सीनू की बात करें तो वो एक अनाथ है और बचपन में वो मंदिर में रहता था। कभी कभी भैरवम सीनू के बॉडी में आ जाती है, यानी टेम्पल की रक्षा करने वाला। बचपन में एक दिन एक कुत्ता गजापति पर अटैक करने आया था, तब सीनू ने ही उसे बचाया था। उस दिन से सीनू भी गजापति और वर्दा के जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है और उन लोग के साथ क्लोज रहने लगता है। गजापति की दादी नागरत्नम भी सीनू को बहुत पसंद करती है। जैसे मंदिर के लिए भैरवम हमेशा उसकी रक्षा करता है, वैसे ही सीनू वर्दा और गजापति की भैरवम जैसे रक्षा करता है। सीनू को वर्दा से ज्यादा गजापति से अटैचमेंट है। वो हमेशा गजापति के साथ ही रहता है। गजापति के बाद सीनू को वर्दा की पत्नी पूर्णिमा सबसे ज्यादा क्लोज है और पूर्णिमा सीनू से ज्यादा अच्छे से बात करती है। पूर्णिमा भी सीनू को अपना छोटा भाई मानती है। वेनेला नाम की लड़की सीनू से बहुत प्यार करती है। अब यहाँ स्टोरी 7 दिन पीछे चले जाती है। गजापति की पत्नी नीलिमा का एक छोटा भाई है जिसका नाम रविंद्र है। वो मुनिसा नाम की लड़की से प्यार करता है और उसने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। मुनिसा रविंद्र से शादी के लिए बात करती है, पर रविंद्र कहता है कि घर वालों को मनाना पड़ेगा, तब तक हम बच्चे को नहीं रख सकते। अगर वो बच्चा तुम्हारे पेट में रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हमें इसका अबॉर्शन करवाना होगा। असल में रविंद्र को मुनिसा से पीछा छुड़वाना है, इसलिए वो कहता है। वेनेला और मुनिसा दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए वेनेला मुनिसा के हक के लिए लड़ती है। वेनेला सीनू को एक जगह बुलाती है और कहती है कि उसे कुछ बात करनी है। सीनू सोचता है कि ये लड़की मुझे यहाँ क्यों बुला रही है। ये बात वो पूर्णिमा से शेयर करता है तो पूर्णिमा कहती है कि वेनेला तुम्हें बहुत पसंद करती है, शायद वो तुम्हें प्रपोज करना चाहती है, इसलिए तुम्हें बुला रही है, जाके उससे एक बार मिल लो। सीनू खुश होकर वेनेला से मिलने जाता है। वहाँ वेनेला मुनिसा को बुलाती है और कहती है कि रविंद्र ने इसे धोखा दिया है, मैं इसके हक के लिए लड़ना चाहती हूँ। फिर अगले सीन में मुनिसा और रविंद्र का मैटर वर्दा और गजापति को पता चल जाता है। वो रविंद्र की मर्जी के खिलाफ मुनिसा से उसकी शादी करवा देते हैं। रविंद्र के पापा गोपाल कृष्णा और उसकी बहन नीलिमा को ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं, पर गजापति बहुत गुस्से में था, इसलिए वो चुप हो जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। शादी के 2-3 दिन बाद गोपाल कृष्णा नशे में पंचायत ऑफिस के पास आता है और वर्दा पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम लोग कौन होते हो मेरे बेटे की शादी करवाने वाले। सब लोग गोपाल कृष्णा को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर नशे में वो गजापति पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। गजापति पर हाथ उठाते ही सीनू चुप नहीं रहता और गोपाल कृष्णा को मारता है। गजापति सीनू को डांटता है, कहता है कि ये मेरे फादर इन लॉ है, मैं इन्हें पापा की तरह देखता हूँ और तुम इन्हें नहीं मार सकते। सीनू को कहता है कि घर से चले जाओ, लेकिन गजापति और सीनू के बीच गुस्सा ज्यादा देर नहीं रहता। अब गजापति सीनू को वापस अपने घर ले जाता है। एसपी एसआई को फोन कर कहता है कि एक बार देवादया शाखा के मिनिस्टर से मिलो, उन्हें कोई काम है। असल में इस मिनिस्टर की नजर एक जमीन पर है जो कि अमरावती के मंदिर के नाम पर लिखी हुई है। उस जमीन की कीमत कई 100 करोड़ों में है। ये जान के मिनिस्टर उसे हासिल करना चाहता है, लेकिन अमरावती के जमीन के पेपर्स और गहने बैंक के लॉकर में है। हर साल अमरावती के फेस्टिवल के दिन मंदिर के धर्मकर्ता लॉकर खोलते हैं और गहने मंदिर में लाते हैं। वो धर्मकर्ता कोई और नहीं बल्कि गजापति की दादी है। अब मिनिस्टर इस जमीन को हासिल करना चाहता है, इसलिए एसआई को बुलाता है, पर एसआई मदद करने से इनकार कर देता है। तो मिनिस्टर एसआई को ब्लैकमेल करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी को मार दूंगा। एसआई इससे थोड़ा डर जाता है और मदद के लिए हाँ कहता है।
मिनिस्टर का एक आदमी जो कि नागराजू है, वो एक रउडी है और उसी गांव में रहने वाला है। नागराजू मिनिस्टर से कहता है कि एसआई तो हमारी तरफ आ गया, अब लॉकर की कीज हमारे हाथ में आनी चाहिए, तब हम जमीन हासिल कर सकते हैं। इसके लिए नागराजू को मंदिर का धर्मकर्ता बनाना होगा। इसलिए नागराजू मंदिर का धर्मकर्ता बनना चाहता है, लेकिन अब तो धर्मकर्ता गजापति की दादी है, तो अब उसे रास्ते से हटाना होगा, तभी नागराजू मंदिर का धर्मकर्ता बन सकता है। अगले दिन नागरत्नम जो कि गजापति की दादी है, उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत कैसे हुई हमें लाश में दिखाया जाता है, लेकिन उसकी मौत से सब उदास होकर रो रहे होते हैं। अगले दिन गांव में मंदिर के पास एक मीटिंग होती है। वहां पर सभी लोग गजापति को मंदिर का धर्मकर्ता बनाने का सोचते हैं, लेकिन तभी वहां पर नागराजू वहां आता है और कहता है कि धर्मकर्ता कौन होगा ये डिसाइड करने के लिए इलेक्शन रखना चाहिए। सब इलेक्शन के लिए मान जाते हैं, पर नागराजू के खिलाफ गजापति सीनू को खड़ा करता है। अगले सीन में नागराजू वर्दा को अपनी तरफ खींचने के लिए उसे अपने थिएटर बुलाता है और कहता है कि हम दोनों एक ही कैस्ट के हैं, अगर तू मुझे सपोर्ट करेगा तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। इसके बाद हम अमरावरी के गहने हम दोनों में बांट लेंगे। पर वर्दा अपने आदमी के फोन का कैमरा ऑन करता है और ये सब गांव वाले देख लेते हैं और सब गांव वाले नागराजू की असलियत जानते हैं और इलेक्शन में सीनू को जिता देते हैं। अब धर्मकर्ता सीनू बन जाता है। उसी रात गजापति घर जाता है, तब नीलिमा अपने आप को फांसी लगा रही होती है। गजापति उसे रोकता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। नीलिमा रोते हुए कहती है कि मैं ऐसी जिंदगी जीना नहीं चाहती, गाँव में हमारी कोई भी इज्जत नहीं करता और हमारे पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बची। तुम्हारे दादी के पास वो धर्मकर्ता की पोजीशन थी, इस वजह से हमें थोड़ी इज्जत मिल रही थी, लेकिन अब तुमने वो सीनू को दे दी। असल में नीलिमा सबसे जलने लगती है और वो पहले की तरह अमीरों वाली जिंदगी बिताना चाहती है। नीलिमा गजापति से कहती है कि मुझसे वादा करो कि हम पहले की तरह अमीरों की तरह जिंदगी बिताएंगे। गजापति नीलिमा से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो वादा एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ अमरावरी का फेस्टिवल नजदीक आ रहा होता है। जब वर्दा पुलिस के साथ गहने चेक करवाता है, तब वो पता चलता है कि वो गहने नकली है। गजापति को पता चलता है कि वर्दा गहने चेक करवा रहा है, तो गजापति वर्दा को फोन करता है, लेकिन वर्दा का फोन उसके पास नहीं होता। तो गजापति वर्दा के पास जाता है। गजापति वहाँ आता है और वर्दा को बाजुक ले जाता है और कहता है कि मैंने ही ट्रेजरर के साथ गहने निकलवाए हैं। तूफान के आने की वजह से मेरा ईंटों का बिजनेस बर्बाद हो गया है और दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैंने गहने गिरवी रखे हैं। पैसे आते ही मैंने सोचा कि गहने छुड़वा दूंगा और बैंक में वापस रख दूंगा, लेकिन इसी बीच दादी की मौत हो गई है। जो भी पैसे थे मैंने उनके अंतिम संस्कार में यूज किए हैं। वर्दा को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। कहता है कि अगर तू ये करने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेता तो ये सब नहीं होता। सीनू कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे ऊपर इल्जाम डाल दो कि मैंने गहने चुराए हैं, मैं जेल चले जाऊंगा, कितना भी बार हो मैं सच नहीं बोलूंगा। लेकिन वर्दा कहता है कि तू अभी धर्मकर्ता बना है, जेल जाना सही नहीं होगा। फिर वर्दा कुछ सोचता है और गजापति से कहता है कि तुम पुलिस को सरेंडर कर दो कि मैंने ही गहने चुराए हैं, मैं तुम पर कोई केस होने नहीं दूंगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ। गजापति को वर्दा की बात पसंद नहीं आती, पर वर्दा के कहने पर वो पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। जब स्टेशन जाती है तो वर्दा एसआई को अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी देता है और कहता है कि असली गहने वापिस आने तक ये अपने पास रखो, पर गजापति पर कोई भी केस होने मत दो। पर एसआई इसे नहीं मानता। तब रविंद्र और नागराजू और गजापति की बीवी असली गहने लेके आती है। नागराजू पुलिस वालों से कहता है कि नागरत्नम ने, जो कि गजापति की दादी है, गहने बैंक से निकलवाए थे और तुम लोगों ने बिना बताए गजापति को पुलिस स्टेशन ले आए। और वहाँ पर नागराजू पुलिस को असली गहने देकर गजापति को पुलिस स्टेशन से छुड़ाता है। वर्दा और पूर्णिमा पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं। उसी वक्त नीलिमा पुलिस स्टेशन से बाहर आती है। नीलिमा वर्दा और पूर्णिमा को देखकर कहती है कि आज गजापति को पता चल गया कि अपने कौन है और पराये लोग कौन है। यह बात सुनकर वर्दा और पूर्णिमा को बहुत बुरा लगता है। ना सिर्फ नीलिमा बल्कि नीलिमा के पापा और नीलिमा का भाई भी वर्दा को बहुत कुछ बोल देते हैं। उसी रात नागराजू गजापति से मिलता है। गजापति नागराजू से कहता है कि तुम बिना फायदे की मेरी इतनी बड़ी मदद नहीं कर सकते, असल में तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। नागराजू कहता है कि अभी तुम नशे में हो, कल सुबह बात करते हैं। पर सीनू को नागराजू की सच्चाई पता चलती है कि ये सब वो क्यों कर रहा है। सीनू गजापति से कहता है कि नागराजू असल में ये सब जमीन के लिए कर रहा है। तो नागराजू भी सारी सच्चाई बोलता है कि मंदिर के नाम पर एक जमीन है जो तेरे दादा ने किसी भी पेपर पर नहीं लिखी है। अगर तू वो मुझे जमीन के पेपर दे देगा तो मैं तुझे 40 करोड़ दूंगा। नीलिमा और वर्दा भी गजापति को कन्विंस करते हैं कि ये जमीन उसे दे दे, क्योंकि उन्हें 40 करोड़ मिलेंगे।
फिर गजपति भी इसके लिए मान जाता है, पर वो कहता है कि वरदा इसके लिए नहीं मानेगा। तो नागराजू कहता है कि फिर हम वरदा को ही मार देंगे। ये सुनते ही गजपति को गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है कि तुझे सिर्फ पेपर चाहिए ना, अगर वरदा को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पेपर्स तुझे ला दूंगा, तू 40 करोड़ तैयार रख। फिर अगले सीन में अमरावती का फेस्टिवल शुरू होता है। वरदा उसके काम में बिजी होता है। गजपति सोचता है कि जमीन के पेपर चुराने के लिए ये सही वक्त है। उसका प्लान ये है कि अब मंदिर का धर्मकर्ता सीनू है, तो सीनू बैंक लॉकर खोलेगा और पेपर्स नागराजू को दिखाएगा। नागराजू को जो जमीन के पेपर चाहिए नागराजू सीनू को बता देगा, तो सीनू वो पेपर्स को गहनों के साथ लेकर वापस गांव ले आएगा। तब हम गहनों का चोरी का ड्रामा कर गहने छोड़कर पेपर्स चुरा लेंगे। ये गजपति का प्लान है। गजपति वरदा को फेस्टिवल के काम में बिजी रखता है। फिर गजपति सीनू को बैंक भेजता है पेपर्स के लिए। वरदा की वाइफ पूर्णिमा उसे फोन करके कहती है कि हमारा बेटा तेज कहाँ गया है, वो मुझे नहीं मिल रहा, मैंने उसे हर जगह देख लिया है। वरदा कहता है कि मैं तेज को ढूंढ लूंगा और फोन कट करता है। तभी एक कांस्टेबल वरदा को फोन कर कहता है कि तुम्हारे लॉरी के ड्राइवर ने एक जगह एक्सीडेंट किया है, तुम्हें जल्दी पुलिस स्टेशन आना होगा। असल में गजपति और नागराजू जानबूझकर वरदा के ऊपर काम थोप रहे थे ताकि सीनू गहने और पेपर्स वापस ला सके। एक साथ इतने काम आने की वजह से वरदा को शक होता है, इसलिए वो सब काम जल्दी से खत्म कर तुरंत सीनू के पास जाता है। वरदा वहां आने से सीनू डर जाता है कि कहीं गजपति का प्लान खराब न हो जाए। जब वरदा बाहर होता है तब सीनू लॉकर के पास जाता है। गजपति के प्लान के हिसाब से सीनू पेपर्स गहनों के बॉक्स में रखता है। वरदा और सीनू गहनों को बॉक्स वैन में रखते हैं और गांव के निकल जाते हैं। जब नागराजू को पता चलता है कि वरदा आ गया है तो गजपति को फोन कर बताता है। गजपति कहता है कि वरदा के होते हुए कोई अटैक नहीं करेगा, प्लान रोक दो। पर नागराजू मिनिस्टर को ये सारी बातें बताता है तो मिनिस्टर कहता है कि चाहे कितने भी लोग मरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे पेपर चाहिए। सीनू गहनों का बॉक्स खोलता है। अंदर गहनों के साथ एक बॉक्स होता है जिसमें जमीन के पेपर्स होते हैं। इस वक्त नागराजू और रविंद्र मंदिर में बॉम्ब फोड़ते हैं और वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। इसी बीच नागराजू का एक आदमी जमीन के पेपर्स वाला बॉक्स लेकर भाग रहा होता है। वरदा ये देखकर उसे रोकने जाता है। वरदा और नागराजू के आदमियों के बीच लड़ाई होती है। वहाँ पर सीनू भी नागराजू के आदमी को मारता है। कुछ लोग वरदा को मारने की कोशिश करते हैं पर गजपति बीच में आकर उन्हें मारता है। लड़ाई के दौरान सीनू के ऊपर कुमकुम गिर जाता है। तब भैरव सीनू के बॉडी में आती है और सीनू नाट्यम करने लगता है। उसी वक्त रविंद्र वरदा को मारने जाता है पर सीनू आकर रविंद्र का हाथ काट देता है। अगले सीन में गजपति गुस्से में मिनिस्टर के घर जाता है और कहता है कि मैंने अटैक करने से मना किया है ना, तुम लोगों ने वरदा को मारने की कोशिश क्यों की। फिर थोड़ी देर बाद मिनिस्टर वरदा और गजपति को बुलाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे जमीन के पेपर्स दोगे तो मैं तुम दोनों को 30 करोड़ दूंगा। वरदा इसे मना करता है तो गजपति भी चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता। वरदा मिनिस्टर को धमकी देता है कि अगर कोई मंदिर के प्रॉपर्टी के पास भी आया तो मैं उसे मार दूंगा। उसी रात गजपति घर नहीं जाता और पीने लगता है। वरदा वहाँ आता है और कहता है कि कब तक तू ऐसा पीता रहेगा, घर चल। फिर गजपति भी शराब के नशे में कहता है कि अगर ये डील सक्सेसफुल होती तो आज मुझे बहुत पैसा मिलता, मैं अपने फैमिली के साथ अच्छे से जिंदगी बिताता। पहले मेरे फैमिली के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी और पहले हम अमीर थे, लेकिन अब हम गरीबी की तरह जी रहे हैं और हमें कोई भी इस गांव में इज्जत नहीं करता। तब वरदा कहता है कि तुझे पैसे चाहिए ना, मैं तुझे दूंगा। गजपति को ये सुनकर गुस्सा आता है और कहता है कि मैं एक राजवंश फैमिली में पैदा हुआ हूँ, क्या मैं तेरे पास पैसे मांगूंगा? मैं खुद मिनिस्टर को वो पेपर्स देकर पैसे ले लूंगा, जो भी मुझे रोकेगा मैं उसे मार दूंगा। वरदा को भी गुस्सा आता है और कहता है कि मंदिर के प्रॉपर्टी पर जो भी बुरी नजर डालेगा तो मैं उसे मार दूंगा। वहाँ पर दोनों लड़ने लगते हैं तो सीनू आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर दोनों सीनू को डांट देते हैं और वहाँ से उसे बचा देते हैं। अगले सीन में पूर्णिमा वरदा से कहती है कि गजपति को वो पेपर्स दे दो, इससे हमारा कुछ नहीं जाएगा, तुम दोनों बेकार में इतना लड़ रहे हो, अगर तुम पेपर्स गजपति को दे दोगे तो हम सब खुश रहेंगे। वरदा अपना मन बदलता है और सोचता है कि वो गजपति को पेपर्स दे देगा। दूसरी तरफ गजपति मिनिस्टर को फोन करता है और कहता है कि पैसे तैयार रखो, मैं पेपर्स ला रहा हूँ। गजपति सोचता है कि वो वरदा पर अटैक कर पेपर्स हासिल करेगा और सीनू को ये प्लान नहीं बताता। फिर गजपति अमरावती जाकर होटल्स बुक करता है, सीनू को भी एक अलग सा रूम बुक करता है और उसका फोन ले लेता है। फिर गजपति सबके फोन्स लेकर कार भी रखकर अपने आदमी से कहता है कि इस कार को दिन भर अमरावती मिल्स में घुमाते रहो। उसके बाद गजपति नागराजू और उसके आदमी के साथ एक प्लेस पे जाता है
और एक नई सिम लेकर वर्दा को फोन करता है और कल रात के लिए सॉरी बोलता है। वर्दा भी कहता है कि मैं ही तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा था तुम्हें सॉरी बोलने के लिए, तुम मेरा फोन क्यों लिफ्ट नहीं कर रहे हो और तुम कहाँ पर हो। गजपति अपना एड्रेस का लोकेशन बताता है और वहाँ पर वर्दा को आने के लिए बोलता है। फिर वर्दा गजपति से मिलने के लिए वहाँ निकल जाता है। सीनू होटल में गजपति और नागराजू की बातें सुनता है और गजपति के प्लेस पहुँच जाता है। वहाँ पर गजपति सीनू को देखकर कहता है कि तुम वहीं ठहरो और सीनू को किचन के पास भेज देता है जहाँ पर खाना बनाने का सामान और चाकू का सामान होता है। सीनू को शक होता है कि गजपति और नागराजू वर्दा को मारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद गजपति वर्दा को फोन करता है, कहता है कि तुम कहाँ तक पहुँचे। तो वर्दा कहता है कि मैं आ रहा हूँ और साथ में जमीन के पेपर्स भी ले आ रहा हूँ। गजपति नागराजू और रविंद्र को बताता है कि वर्दा पेपर्स ले आ रहा है, तुम लोग छुप जाओ वरना उसे शक हो जाएगा। जब वर्दा गजपति के पास पहुंचता है, रास्ते में गजपति के ईंट के बिजनेस में काम करने वाला राजू नाम का एक आदमी मिलता है जो शराब के नशे में है। वो वर्दा को कुछ बताने की कोशिश करता है पर वर्दा उसे इग्नोर करता है और गजपति के पास चले जाता है। उसी वक्त गजपति के सामने पूर्णिमा वर्दा को फोन करती है और कहती है कि सीनू को भेजो, मैंने गजपति का पसंद का खाना बनाया है। तो वर्दा और गजपति सीनू को वापस पूर्णिमा के पास भेज देते हैं। सीनू को डर लगता है कि मेरे जाने से कहीं यहाँ पर गलत ना हो जाए, पर गजपति की बात मानकर वो चले जाता है। जैसे ही सीनू जाता है वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। पहले गजपति वर्दा को एक लात मारता है, फिर थोड़ी देर बाद नागराजू के सारे आदमी वहाँ आते हैं और वर्दा को अटैक करने लगते हैं। वर्दा सारे आदमी को मार देता है और गजपति का प्लान होने नहीं देता। फिर लास्ट में गजपति एक रॉड लेकर वर्दा के सीने पे मार देता है, वहाँ पर वर्दा मर जाता है। फिर अगले सीन में सीनू वहाँ पर वापिस आता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। वर्दा को वहाँ पर मरा हुआ देखकर सीनू बहुत रोता है। कुछ ही देर बाद वर्दा की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। वर्दा की मौत से पूर्णिमा और उसके बच्चे बहुत रोते हैं। गजपति जमीन के पेपर्स मिनिस्टर को देकर पैसे ले लेता है। फिर पता चलता है कि नीलिमा प्रेग्नेंट हो गई है। अब गजपति खुश है क्योंकि उसके पास अब पैसे भी है और जल्दी वो बाप बनने वाला भी है। दूसरी तरफ पूर्णिमा पुलिस स्टेशन जाती है और गजपति के खिलाफ केस फाइल करती है, लेकिन इससा ही कहता है कि जब वर्दा मरा था तब गजपति मराठी मिल्स में था और इसका सबूत भी है क्योंकि उसकी सिम और उसका लोकेशन वहीं पर था, इसलिए हम लीगली कुछ नहीं कर सकते। फिर ऐसा ही कहता है कि तुम गजपति के खिलाफ एक भी सबूत ला दो कि गजपति ने ही वर्दा को मारा है तो मैं गजपति के खिलाफ केस फाइल करूंगा। फिर पूर्णिमा सीनू को पुलिस स्टेशन ले जाती है और कहती है कि जो हुआ सब एसआई को बताओ, पर सीनू झूठ बोलता है कि जब वर्दा मरा था गजपति मराठी मिल्स में था और वहाँ पर उसने होटल भी बुक करे हैं। पूर्णिमा को लगा कि उसका छोटा भाई जैसा सीनू उसे धोखा नहीं देगा, पर सीनू उसे धोखा देता है। वो रोती ही पुलिस स्टेशन से जाती है। असल में सीनू ने इसलिए झूठ बोला क्योंकि वर्दा के मौत के बाद गजपति ने सीनू को बुलाया था और कहा कि वर्दा को खोने से मुझे बहुत दुख है और मैं अंदर ही अंदर मर चुका हूँ और नीलिमा भी प्रेग्नेंट है, इस वक्त मैं जेल नहीं जा सकता, प्लीज तुम स्टेशन जाकर सच मत बोलना। इसलिए सीनू पुलिस स्टेशन जाता है लेकिन सच नहीं बोलता। फिर अगले सीन में वर्दा का बेटा तेज अपने पापा को मारने के लिए गजपति को मारने उसके घर जाता है। सीनू तेज को चाकू लेके गजपति की तरफ जाते हुए देख लेता है। फिर सीनू तेज को उसे वहाँ से ले जाता है, पर तेज के जूता और चाकू गजपति के घर में गिर जाते हैं। गजपति को समझ आता है कि उस पर कोई अटैक करने के लिए आया है। रविंद्र और नागराज को पता चलता है कि तेज गजपति को मारने गया था। वो तेज को मारने का प्लान बनाते हैं। जब सीनू तेज को बाइक पर ले जा रहा होता है, नागराजू कार से उन्हें ठोक देता है। सीनू नागराजू से रिक्वेस्ट करता है कि तेज को छोड़ दे, वो छोटा बच्चा है उसे छोड़ दो, पर नागराजू नहीं मानता तो सीनू नागराजू को मार देता है और वहाँ पर सीनू रविंद्र को भी मार देता है। दूसरी तरफ सीनू पूर्णिमा के पास जाता है और सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि तेज इस गांव में रहेगा तो उसकी जान के लिए खतरा है, उसे कहीं और ले जाओ। पूर्णिमा को गुस्सा आता है, कहती है कि हम गजपति के डर से ये गांव छोड़कर नहीं जाने वाले। फिर अगले सीन में एसआई गजपति को फोन करता है और कहता है कि नागराजू मर गया है और उसको मारने वाले को हमने अरेस्ट किया है, वो कोई और नहीं बल्कि सीनू है। गजपति पुलिस स्टेशन जाता है और कहता है कि सीनू ने नागराजू को नहीं मारा होगा, उसे छोड़ दो। फिर गजपति सीनू से पूछता है कि असल में क्या हुआ था, तो सीनू कहता है कि मैंने ही नागराजू को मारा है। उसी वक्त नीलिमा गजपति को फोन करती है और कहती है कि मेरा भाई कल रात से नहीं दिख रहा है, मुझे डर लग रहा है कि उसे कुछ हो गया होगा।
गजपति को समझ आता है कि सीनू ने ही रविंद्र को मारा होगा। गजपति गुस्से में सीनू से पूछता है कि तूने ऐसा क्यों किया। सीनू कहता है कि पूर्णिमा मेरी बहन जैसी है और तेज मेरा भांजा जैसा, अगर उस पर कोई भी आ जाएगी तो मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। एसआई सीनू को अरेस्ट कर उसे जेल में डाल देता है। नीलिमा गजपति से कहती है कि सीनू ने मेरे भाई को मारा है, उसे मार दो। अगले सीन में मिनिस्टर एसआई को फोन करता है और कहता है कि सीनू को मार दो। एसआई कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर सकता हूँ पर किसी का मर्डर नहीं कर सकता। जब एसआई स्टेशन जाता है सीनू वहाँ नहीं होता। सीनू पुलिस वालों से भाग जाता है और सीधे गजपति के पास जाता है। सीनू गजपति से कहता है कि तूने पैसे के लिए 2 लोगों को मार दिया है। ये सुनकर गजपति कहता है कि मैंने सिर्फ एक आदमी को मारा है, वो मेरा दोस्त वर्दा है। दूसरा कौन? तो सीनू बताता है कि गजपति ने उसके दादी नागरत्नम को भी मारा है। जब सीनू जेल में था वहाँ पर गजपति का काम करने वाला आदमी राजू भी उसी सेल में था। राजू ने सीनू को गजपति के बारे में बताता है और यहाँ पर स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब नागरत्नम को पता चलता है कि गजपति ने अमरावती के गहने गिरवी रखे हैं तो वो अब गजपति पर चिल्लाती है कि तूने सारे पैसे जुए और सट्टे में उड़ा दिए और अब गहने भी गिरवी रख दिए। मैं ये सब वर्दा और गाँव वालों को बता दूंगी। अपनी दादी की बात सुनकर गजपति को गुस्सा आता है और वो नागरत्नम पर चिल्लाता है। उसी रात गजपति पी रहा होता है और राजू उसके पास आता है। गजपति कहता है कि आज नहीं तो कल गहनों का मैटर वर्दा और गाँव वालों को पता चल जाएगा और मेरी इज्जत चली जाएगी और ये बात किसी को पता न चले, इसलिए हमें नागरत्नम को मार देना होगा। ये गजपति की बात राजू अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करता है। गजपति राजू से नागरत्नम के खाने में जहर डलवाता है। सीनू जो नागरत्नम को खाना खिलाता है उसे पता नहीं होता कि खाने में जहर है, इससे नागरत्नम की मौत हो जाती है। सीनू को जब ये पता चलता है कि उसके हाथों से उसकी माँ जैसी नागरत्नम की मौत हुई है तो वो बहुत उदास होता है। जब वर्दा जिंदा था, जब गजपति से मिलने जा रहा था, ये बात राजू वर्दा को बताने की कोशिश करता था पर वर्दा ने उसे इग्नोर करा था। लेकिन राजू ने वो रिकॉर्डिंग वर्दा को भेज दी तो वर्दा ने रिकॉर्डिंग देखकर पेपर्स गजपति को देने का फैसला बदल दिया और वो गजपति को पेपर्स देने वाला नहीं था। पर उसके बाद लड़ाई में सब मिलकर वर्दा को मार देते हैं। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है। सीनू गजपति से कहता है कि तुम अपना गुनाह मान लो और पुलिस को अपने आप को सरेंडर कर दो। मैं भी नागराज और रविंद्र को मारने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दूंगा। सीनू गजपति को मनाने की बहुत कोशिश करता है पर गजपति अपने आदमियों से सीनू पर अटैक करवाता है। सीनू सबको मारता है, फिर गजपति खुद सीनू को मारता है। सीनू गजपति की बहुत इज्जत करता है इसलिए वो वापस गजपति को नहीं मारता। लड़ाई के दौरान सीनू के ऊपर कुमकुम गिर जाता है इसलिए भैरवम सीनू के अंदर आ जाती है। सीनू गजपति के आदमियों को बहुत मारता है और एक रॉड लेकर गजपति के सीने पे मार देता है। जैसे सीनू मारता है तो भैरवम सीनू के अंदर से चली जाती है। सीनू होश में आता है, तब तक गजपति मरने वाला होता है। ये देखकर सीनू को बहुत दुख होता है पर गजपति कहता है कि तुम उदास क्यों हो रहे हो? जिस दिन मैंने अपने दोस्त को मारा है उसी दिन मैं आधा मर चुका हूँ और उसकी यादों के साथ मैं रोज जी रहा हूँ। ऐसे जीने से बेहतर मरना सही है। मेरी वजह से मेरी और वर्दा की दोस्ती खराब हुई है। मेरा बेटा जो पैदा होने वाला है और वर्दा का बेटा, दोनों की दोस्ती बनाए रखो और मेरे बेटे का ख्याल रखना। ये कहकर गजपति सीनू से वादा लेकर मर जाता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।